Hello everyone, my dear students. In the last class we have discussed about Henry's law. Today we will discuss about vapor pressure of liquid in liquid solutions. In the last class we have discussed about solution of gases in liquids. Okay, today we will discuss about solutions of liquid in liquid, and then further we will discuss about Raoult's law. What is Raoult's law? So first of all, solution of liquid in liquid. Okay, that means what? That means both the solute and solvent are liquid. These things are valid for basically solid in liquid solutions also, but to some extent there is a difference. We will discuss about that difference also. So first of all, we must know what is vapor pressure of liquid and liquid solution. First of all, we must know what is a vapor pressure. Vapor pressure क्या होता है, ठीक है भाई. तो vapor pressure क्या होता है, इसके लिए what we will do, we will consider that if we will have a particular beaker, okay, and in that beaker there is arrangement in which I attach a U-shaped tube to this beaker. This is a U-shaped tube. Okay. Now, if I say there is some liquid in there and that is a burner, तो भाई मैं इस लिक्विड को हीट कर रहा हूँ बेटा. इस लिक्विड को हीट करने से क्या होगा, इस लिक्विड के क्या बनेंगे, लिक्विड के वेपर्स बनेंगे. और लिक्विड के वेपर्स, मान लिया कि यहाँ पे ऐसे कुछ बन रहे हैं वेपर्स जो हैं, ये आपके पास क्या है, वेपर है, और ये आपके पास क्या है, लिक्विड है. ओके, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने फिल करा हुआ है मरकरी. और मैं इसका प्रेशर मेजर करता हूँ कि जिस टाइम वेपर्स यहाँ से यहाँ मूव करते हैं उस टाइम वो कुछ न कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं मरकरी पे, और जो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं मरकरी पे, उसकी वजह से क्या होता है कि मरकरी जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करती है. ओके, लेकिन कुछ समय पश्चात आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन कि जो ये इंक्रीज था वो कम होके यहाँ पे आ जाता है. अभी जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे आ जाता है. व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? अब अगर मैं एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पूछता हूँ वेपर प्रेशर की, तो द पीपल से कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, बट दिस इज इन द केस. एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन है ये आधी है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भी, जो ये लिक्विड और वेपर है ये एक दूसरे के किस में रहेंगे, ये यहाँ पे लिक्विड था भी, ये वेपर था बेटा, ये लिक्विड और वेपर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे. जिस टाइम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उस टाइम जो प्रेशर यहाँ पे हमें विजिबल होगा, वो जो प्रेशर है वो हमारा क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा. सो वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, द प्रेशर exerted by vapors when liquid and vapor are in इक्विलिब्रियम. जिस टाइम भी लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में हो उस टाइम जो प्रेशर लगेगा वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा. अब बेटा जो वेपर प्रेशर होता है दो लिक्विड मिक्सचर्स का, अगर मैं दो लिक्विड को मिला देता हूँ, तीन लिक्विड को मिला देता हूँ और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, मेरे पास लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है, तो वो जो वेपर प्रेशर मिक्सचर का है वो कैसे डेविएट करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. इसके लिए एक फ्रेंच केमिस्ट थे राउल्ट्स, जिन्होंने इस चीज को स्टडी करा था, और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा रोल्स लॉ. ओके, ये हमारे पास क्या है, रोल्स लॉ. अब रोल्स लॉ हमें क्या सजेस्ट करता है, रोल्स लॉ सजेस्ट करता है कि अगर हमारे पास, say for example, if we have mixture of two liquids,
अगर हमारे पास दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, से लिक्विड ए और लिक्विड बी, इफ देयर इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, तो बेटा इस लिक्विड ए और लिक्विड बी मिक्सचर पे क्या फर्क पड़ेगा जिस टाइम हम लोग इसको हीट करेंगे? इसमें जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड ए की वजह से रहेगा या फिर लिक्विड बी की वजह से रहेगा, ठीक है, या फिर दोनों की वजह से रहेगा? उस पे क्या डिफरेंट चीजें हैं उसको स्टडी करा था रोल्स ने। तो अगर हमारे पास दो लिक्विड का मिक्सचर है ए और बी, और मैं कंसिडर करता हूं कि इनका जो प्रेशर है वो है पी ए और पी बी, ये जो प्रेशर है बेटा ये होता है पार्शियल प्रेशर। अब बेटा पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, अगर हमने भाई बहुत सारी गैसेस को मिक्स करा, ठीक है, या फिर लिक्विड को मिक्स करके हीट करा जिससे वो वेपर में चेंज हुए, तो बहुत सारी गैसेस को मिक्स करने के बाद जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है, जो इंडिविजुअल ए का प्रेशर है और जो बी का प्रेशर है, वो उसका क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। एंड से इफ वी हैव मोल फ्रैक्शन, और मैं कहता हूं कि इन गैसेस के जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स ए एंड एक्स बी। ओके, नाउ व्हाट इज दैट थिंग told by Rolle's law? Rolle's law suggests that the vapor pressure or the partial pressure, we can say vapor pressure also, the vapor pressure of a mixture of gases or mixture of liquid components is directly proportional to mole fraction, is directly proportional to mole fraction of that component। मतलब क्या है कि जो वेपर प्रेशर रहेगा या फिर पार्शियल प्रेशर रहेगा ए का, वो मोल फ्रैक्शन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा भी। तो हमारे पास रोल्स लॉ क्या है? दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ और द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब भाई हमारे पास बहुत ज्यादा लिक्विड्स हैं, एक से ज्यादा लिक्विड्स को हमने मिक्सचर करा हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन किसके भाई? मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अब अगर मुझे रोल्स लॉ के टर्म्स में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिखना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं इसे रफ कर देता हूं तो आई विल राइट इट डाउन हियर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक है। अब मैं अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां से हटाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? दैट पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नोट। अब ये पी ए नोट क्या है? पी ए नोट हमारे पास जो प्योर कंपोनेंट है, मैंने अब तो मिक्सचर लिया है भाई, प्योर ए का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? पी ए नोट। पी ए नोट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर ए कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है। ओके, अगर ऐसे ही मैं क्या करता हूं, ये हमारे पास फर्स्ट होगी भी इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या रहेगा? पी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? एक्स बी के। और पी बी किसके इक्वल आ जाएगा भाई? एक्स बी पी बी नोट, ठीक है। तो ये हमारे पास रोल्स लॉ था। अब बेटा अगेन पी बी नोट क्या रहेगा? पी बी नोट हमारे पास वेपर प्रेशर रहेगा प्योर बी का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग टोटल प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल प्रेशर के लिए हम लोगों को एक लॉ पता है, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
डाल्टन्स ने एक लॉ दिया था अभी पार्शियल प्रेशर का, और उन्होंने क्या बताया था कि जो टोटल प्रेशर है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। तो भाई अगर हमारे पास दो ही लिक्विड है तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, P टोटल इज इक्वल टू बच्चों इज इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो आ गया। अभी अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से वैल्यूज पुट करता हूं PA और PB की, तब क्या फर्क पड़ेगा, तब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी अगर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, P टोटल किसके बराबर आ गया भाई, P टोटल इज इक्वल टू PA XA, PA नॉट XA नॉट XA, PB नॉट XB। ठीक है, ये हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 किसके, मैं अगर XA की वैल्यू निकालता हूं तो XA किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस XB आ जाएगा। ओके, अब भाई हम लोग यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, P टोटल को मैं PT लिख देता हूं, PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। तो ये आपने एक चीज देखा, इसमें जो टोटल प्रेशर है वो सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन चाहिए। वो एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन XB भी हो सकता है और XA भी हो सकता है, दोनों के केसेस में हम लोग कर सकते हैं। तो भाई ये हमारे पास क्या था, रोल्स लॉ था। एक बार फिर देखिए रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैं, ओके, तो उस केस में जो वेपर प्रेशर रहेगा हर एक कंपोनेंट का, वो मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के जितने प्रेजेंट है किस में, वेपर फेज में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी। तो अगर हमने लिक्विड A और B लिया तो हमारे पास PA इज इक्वल टू XA और PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB हो गया। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा भी, PA प्लस PB। ये किससे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। फिर मैंने आपको बताया था ये PA नोट और PB नोट हमारे पास क्या होता है, PA नोट और PB नोट हमारे पास होते हैं क्या, ये हमारे पास होते हैं पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड प्योर कंपोनेंट B। अब बेटा हम लोग रोल्स लॉ का जो ग्राफ है उसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। इस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करता हूं तो क्या आएगा आपके पास, मैं यहां से रब कर देता हूं, ग्राफ ऑफ रोल्स लॉ। तो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं बेटा, ग्राफ किस किस के बीच में रहेगा भाई, ग्राफ रहेगा, हम इसे ऐसे कंसिडर करते हैं, ये दोनों हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ हमारे पास किस किस के बीच में रहेगा भाई, ग्राफ रहेगा हमारे पास वेपर प्रेशर, ठीक है बेटा, वेपर प्रेशर वर्सेस किसके बीच में रहेगा बेटा, मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ रहेगा। अब अगर हमारे पास क्या है, XA है, XA की वैल्यू 1 है भाई और XB की वैल्यू 0 है। यहां देखो भाई एक बार टोटल प्रेशर पे चलते हैं। अगर टोटल प्रेशर PA XA है और PB नॉट XB है और XB की वैल्यू 0 होगी, यहां पे हमने XB 0 कंसिडर किया, तो टोटल प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से रहेगा, सिर्फ A कंपोनेंट की वजह से रहेगा। तो ये हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर आ जाएगा भाई, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा टू PA। हम यहाँ पे PA भी लिख सकते हैं और PA नोट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे XA को 0 करता हूँ और XB को क्या करता हूँ, 1 करता हूँ, तो इस केस में क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास PB आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, मैंने इसको नीचे लिखा है, इसको ऊपर लिखा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि B कंपोनेंट A कंपोनेंट से ज्यादा आसानी से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है या फिर वेपर में कन्वर्ट होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं B जो है वो मोर वोलाटाइल है। मोर वोलाटाइल क्या होता है भाई, जो आसानी से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए वो वोलाटाइल होता है।
अब बेटा अगर मैं ये इक्वेशन देखता हूं तो P टोटल इज इक्वल टू PA/XA, ये y इज इक्वल टू mx जैसी इक्वेशन है जिसमें ग्राफ हमेशा क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है भाई। तो अगर मेरे पास ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये कुछ ऐसा रहेगा। ओके, तो अगर मैं PA को PB से मिला देता हूं एक स्ट्रेट लाइन के रूप में, तो ये मेरे पास किसके लिए रहेगा ग्राफ, ये मेरे पास रहेगा टोटल प्रेशर के लिए ग्राफ भाई। और टोटल प्रेशर किसके बराबर है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये हमारे पास ग्राफ रहेगा राउल्ट्स लॉ के लिए। ओके, अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे कितने टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। तो राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे हमारे पास टोटल जो सॉल्यूशन है भाई वो 2 टाइप के होते हैं, या फिर आपसे सिंपल पूछ लिया जाता है हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। तो 2 टाइप के सॉल्यूशन है भाई, एक तो होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज ऑफ 2 टाइप, वन इज आइडियल, अनदर इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये हमारे पास है भाई आइडियल सॉल्यूशन, ये हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बेटा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन भाई जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन हमें बताना किसके बेसिस पे है, हमें बताना है और राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या खासियत होती है कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो क्या करते हैं बेटा, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें वो कौन से सॉल्यूशन होते हैं भाई, वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और सेकंड चीज हमारे पास क्या है, सेकंड चीज रहेगी भाई जिस टाइम हम लोग 2 चीजों को मिक्स करते हैं, 2 चीजों को मिक्स करते हैं, वो हमारे पास मिक्सिंग से क्या होती है, हीट रिलीज होती है भाई। कई केसेस में क्या होता है, मैं सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करता हूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ अमाउंट हीट रिलीज होती है। तो अगर मैंने डेल्टा H मिक्सिंग निकाली, मतलब 2 चीजों को मिक्स करा और मिक्स करने के बाद जो आपके पास डेल्टा H मिक्सिंग है वो 0 आई, तो इसका मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है, वो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर मेरे पास डेल्टा V मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज आना चाहिए, क्या होता है कि हम सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करते हैं, हमने वॉल्यूम ली 100 ml, आ गई वॉल्यूम 205 204 ml, ठीक है, देयर इज ए माइन्यूट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा V मिक्सिंग जो है उसमें कुछ ना कुछ हुई है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा V मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है। और हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं अभी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। एंट्रोपी क्या होती है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था एंट्रोपी, या फिर पिछले लेक्चर्स में जिसमें हमने +1 क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। और रैंडमनेस को हम कैसे मेजर करते हैं, इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर एक क्लास है और क्लास में टीचर है तो स्टूडेंट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बैठे हुए हैं, एंट्रोपी जो है वो कम है। जैसे ही बेल होती है स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाने लग जाते हैं भी, तो इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। इस केस में जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है, एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग है, वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की बात हुई। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अगर मैंने A और B को मिलाया और A B को मिलाने के बाद मेरे पास AB बन गया। A मेरे पास क्या है, A मेरे पास है सोल्यूट और B मेरे पास क्या है, सोलवेंट, और AB मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है भाई। तो अगर मैंने 2 चीजों को मिलाया A और B, सोल्यूट और सोलवेंट को, और मेरे पास एक सॉल्यूशन बना भी, अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन A के बीच में जो है वो है FAA, B के बीच में जो है वो क्या है, FBB, और AB के बीच में क्या है, FAB।
अगर जो सोल्यूट और सोलवेंट में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थे वही सेम सॉल्यूशन में है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, वो आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है भाई जिसके अंदर आपके पास जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट और सोलवेंट में अलग अलग हो और सॉल्यूशन बनने के बाद भी सेम हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। Okay everyone, so in non ideal solution we will discuss in our next lecture.